चल है आज महागठबंधन का सीट बंटवारा फाइनल हो सकता है। सीटों को लेकर लेफ्ट के साथ करीब करीब सहमति बनती दिख रही है। तो महागठबंधन में किस तरह का सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो अब लगभग पूरा हो गया है, फॉर्मूला तय हो गया है। तो आज बाकायदा इस पर सहमति बनती नजर आ रही है और लेफ्ट के साथ भी करीब करीब सहमति बनती साफ दिख रही है। यानी लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ होगा, उसको लेकर आज ये जो फॉर्मूला है उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। सीपीआई-एमएल को 3 सीटें मिल सकती हैं, हालांकि 4 डिमांड हो रही हैं। आरा, काराकट और नालंदा की सीट मिल सकती है लेफ्ट को। तो ये जो महागठबंधन है इसका जो कोरम है पूरा का पूरा, इसका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर अब लगभग बात बन गई है और लेफ्ट के हिस्से में 3 सीटें जा सकती है। बेगूसराय की सीट जो है उस पर भी सीपीआई-एमएल का कैंडिडेट खड़ा होगा। यानी जो फाइनल पिक्चर है महागठबंधन की वो लगभग अब पूरी नजर आ रही है। आरा, काराकट और नालंदा की सीट और साथ साथ 4 सीट की मांग सीपीआई की तरफ से की जा रही है, लेफ्ट की तरफ से की जा रही है। अब लगभग ये तय है कि महागठबंधन की जो शक्ल है वो अब सामने आ सकती है। सहमति महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर लगभग बन चुकी है। और बिहार में इस वक्त का जो सियासी सीन बनता दिख रहा है वो कैसा है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। पशुपति पारस की सियासी पिक्चर का सीन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। वो महागठबंधन में जाएंगे या फिर नहीं, महागठबंधन में उन्हें लिया जाएगा या फिर नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरे खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी एनडीए में नाराजगी दूर हो गई है। एनडीए में इन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। इसके बाद दावा किया जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। तीसरा सियासी किरदार है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की पार्टी के 5 कैंडिडेट्स पर से आज पर्दा उठ सकता है, यानी कौन कहां से लड़ेगा, ये 5 कैंडिडेट्स कौन है। और महागठबंधन में दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज सीटों का बंटवारा तय हो सकता है। लेफ्ट को कितनी सीटें दी जाएंगी उसकी भी अब एक तरीके से देखा जाए तो शक्ल बनती नजर आ रही है। यानी दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, एक तरफ एनडीए की बात करें, दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें, उसमें लगभग फॉर्मूला अब तय होता नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र एनडीए में एमएनएस शामिल हो सकती है और इसी के लिए आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही राज ठाकरे और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और कल यानी गुरुवार को राज ठाकरे अपनी जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बता दें, कल राज ठाकरे दिल्ली में थे तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि अब चूंकि वो मुंबई लौट आए हैं और आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन होगा तो क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना एमएनएस को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं। इस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत का कहना है कि इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही करेंगे। इसमें ये तो डिसीजन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के लीडर जो एकनाथ शिंदे साहब वो लेंगे। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनका स्वागत किया, तो हमारी जिम्मेदारी है उनका स्वागत करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो डिसीजन होगा वो हमारी पार्टी को बाजू में रख के होगा, शिंदे साहब से बात करके ही होगा और शिंदे साहब जो फाइनल करेंगे उसको हम समर्थन करेंगे। और इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हुई जो बैठक है उसके बारे में बात करेंगे। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला भी कर सकते हैं। तो एक तरफ मिलेंगे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम से, दूसरी तरफ जो उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं उनसे भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, ये अब देखने वाली होगी। तो ये दोनों ही बैठकों पर नजर रहेगी। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहाँ क्यों गए।
और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, जो हमें बताएंगे क्या चल रहा है बिहार की सियासत और कैसा है महाराष्ट्र का सियासी माहौल। कहीं मत जाइए। सेना के सबसे बड़े नेता थे और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता पर चिट्ठी के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने चिट्ठी में के कविता के लिए लिखा कि तिहाड़ क्लब में उनका स्वागत है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी भड़क गए। वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया और इसी वजह से वो श्योपुर के बीजेपी अध्यक्ष से नाराज हो गए। ये सारा हंगामा मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर के सामने हुआ। और जैसे ही शिव मंगल सिंह तोमर ने भाषण देना शुरू किया, मंच पर मौजूद सीताराम आदिवासी का पारा चढ़ गया। बताया गया कि शिव मंगल सिंह तोमर ने जो भाषण पढ़ा उसमें पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी का नाम ही नहीं था और इसी बात पर वो भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देखकर मंच पर मौजूद दूसरे नेता आगे आए। उन्होंने सीताराम आदिवासी को शांत कराया, उनकी ओर माइक भी बढ़ाया ताकि वो भाषण दे सके।